कौन कौन से ऑप्शन देने हैं और बेसिक से हमें काउंसलिंग कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन पर है, शायद दोबारा रिवीजन होगा, लेकिन ये जो डूज एंड डोंट्स है वो सब काउंसलर्स को और सब ऑप्टोमेट्रिस्ट को कोई भी काउंसलिंग है उसके लिए याद रखने की जरूरत है कि कभी भी काउंसलिंग करते वक्त यू शुड नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स। सबसे पहले एडवाइजिंग सर्जन ने क्या एडवाइस किया है वो आप लोगों को देखना है, और अगर आप पेशेंट को प्रोसीजर पिंच करते हो तो उस टाइम पे कौन सी प्रोसीजर उसके लिए अच्छी है वो आपको पेशेंट से अच्छे से क्लियर कट बात करनी है। कभी भी आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन को हाईलाइट नहीं करना है। कोई भी पेशेंट कभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछे तो बहुत हाईलाइट करके नहीं बताना है, सिर्फ उसके बारे में मेंशन करना है और बताना है कि डिटेल आपको सर्जन बताएंगे। फिर बाद में जो लिखा है कि आपको कोई भी एक प्रोसीजर को अच्छा प्रूव करने के लिए भी दूसरी प्रोसीजर को खराब बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको काउंसलिंग के वक्त ट्रांसपेरेंट रहना है, पेशेंट को कभी भी गोल गोल बातें नहीं करनी है। हमेशा ऑलवेज स्टिक टू योर वर्ड्स। एक बार जो आपने बताया तो उसको आपको वही पकड़ के रखना है। अपनी जो पॉलिसी है, कुछ भी स्टेटमेंट है, वो बार बार चेंज करना अच्छी बात नहीं है। कभी भी जो अपनी सर्विस है उसको ओवररेट नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि काउंसलर या स्टाफ या कोई भी ऐसे बता देते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, कितना भी नंबर है निकल जाएगा, अरे यार गारंटी से आपका काम हो जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम किसी को भी कभी कोई गारंटी या ओवररेट नहीं कर सकते अपनी सर्विस को। हम जस्ट एश्योरेंस दे सकते हैं कि जो भी बेस्ट अवेलेबल सर्विस है वो हम आपको दे सकते हैं। हमारे पास जो मशीन है वो अच्छे से अच्छी है और हमारे सर्जन जो है वो एक्सपीरियंस और स्किलफुल है। और अगर आपको पेशेंट को ज्यादा कन्विंस करना है तो आप पेशेंट को कोई भी अपने सेटिस्फाइड पेशेंट का नंबर आप दे सकते हो ताकि उनसे वो बात कर सके। और हमेशा अपना कोई भी जो सेंटर का ऐसा नंबर आप दे सकते हो कि कभी भी पेशेंट को कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी आती है तो उसके ऊपर पेशेंट फोन करके पूछ सके। तो दीज आर जस्ट सिंपल रूल्स, डूज एंड डोंट्स अबाउट काउंसलिंग। सबसे पहले आपको कैसे शुरू करना है काउंसलिंग। तो सबसे पहले आपको जो आपके पास पेशेंट है उसका नॉलेज का क्या लेवल है वो जज करना है, उसके बाद में स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपको सीढ़ी दिखाई दी है 1 से 10, तो जो पहला है तो उसमें कभी कभी पेशेंट जो आते हैं उनको कुछ भी पता नहीं रहता है कि टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, माइनस नंबर क्या होता है, प्लस नंबर क्या होता है, क्रॉस नंबर क्या होता है। तो उनको नंबर 1 से शुरू करना है, शॉर्ट में वो भी बताना पड़ता है। कभी कभी कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ऑप्शंस पता नहीं रहते हैं, इतना ही पता रहता है कि यहाँ पे नंबर उतर जाते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शन है वो उनको पता नहीं रहता है। तो उन लोगों को नंबर 2 से शुरू करना है। काफी पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो लेसिक इंक्वायरी के लिए आते हैं तो उनको जो एडवाइस की गई है प्रोसेस वहीं से शुरू करना पड़ता है कि भैया आपको दोनों आंखों में लेसिक सर्जरी करनी है, लेसिक में हम लेजर से नंबर उतारते हैं, टैप बनाते हैं, वगैरह वगैरह। अगर पेशेंट कन्विंस है कि उसको लेसिक ही करानी है तो उसको 4 नंबर से शुरू करना है कि लेसिक के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको बताना है, वो प्रोसेस में कितनी ईज रहती है, पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसमें कोई टीका नहीं लगता है, इंजेक्शन नहीं लगता है, बैंडेज नहीं होता है, एकदम आसानी से हो जाता है, दूसरे ही दिन से सब कुछ काफी अच्छा दिखने लगता है। तो वो जो इजी वे होता है पेशेंट का वो सब आपको बताना रहता है। काफी पेशेंटों को वो भी पता रहता है तो उसको ये एक्सप्लेन करना है कि ये ऑप्शन उसके लिए क्यों अच्छा है। Why LASIK only? Why not PRK and why not ICL? अगर पेशेंट पूछे तो। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर पेशेंट के पास है तो आपको पहले जानना है कि पेशेंट के पास कितनी नॉलेज है और पेशेंट अभी कहाँ पे अटका हुआ है और पेशेंट के माइंड में क्या कुछ भी कंफ्यूजन है और या वो क्या सोच रहा है। उसके बाद में आपको पेशेंट को बेनिफिट्स ऑफ हायर एंड प्रोसीजर्स बताने हैं। मान लो कि पेशेंट स्टैंडर्ड लेसिक बोल रहा है और आपको उसको कस्टमाइज पे ले जाना है तो फिर इस टाइम पे आपको पेशेंट को कस्टमाइज के फायदे बताना है। अगर पेशेंट को आपको आई लेसिक करानी है
तो आईलेसिक के जो एडवांटेजेस है स्टैंडर्ड और कस्टमाइज के ऊपर, तो वो आपको बताने रहते हैं। ये सब आपने समझाया, तो ये सब समझाते वक्त आपको हमेशा कोई ना कोई पीक या वीडियो या टूल कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज करना है। अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है तो एटलीस्ट आप एक पेपर और पेन लेके ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमेशा अपने पेशेंट को जो भी समझाया उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपको दूसरी बार जब पेशेंट टर्न होके आए तो आपको याद रहे कि ये पेशेंट को कहाँ पे छोड़ा था और कैसे कैसे क्या समझाया था। तो these are the इतना कौन करेगा? जैसे हम सबको पता है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स की टाइप क्या क्या है, तो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है और एस्टिग्मेटिज्म है। अगर पेशेंट को कुछ भी नहीं पता है तो उसको ये भी आप पिक्चर से समझा सकते हो। उसके बाद में जो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, तो पहले पेशेंट को हमें बताना चाहिए कि जिस पेशेंट में कैटरेक्ट नहीं है, मतलब कि अपनी आंख में जो मणि होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है बाय बर्थ, वो क्लियर है, उस पेशेंट में हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, जिसके प्रकार है हम पीआर के लेसिक और आई लेसिक कर सकते हैं, जिसमें एब्रेजन स्टैंडर्ड या कस्टमाइज हो सकता है। पीआर के यानी कि हम सरफेस पे एब्रेजन करते हैं, लेसिक में हम फ्लैप बना के एब्रेजन करते हैं, और आई लेसिक में फ्लैप भी लेजर से बनता है और एब्रेजन भी लेजर ही होता है। और यूजुअली हम आई लेसिक में कभी भी स्टैंडर्ड एब्रेजन प्रीफर नहीं करते हैं, कस्टमाइज तो में हायर नंबर से उन लोगों के लिए आईसीएल होते हैं, तो आईसीएल प्लेन आईसीएल है और टोरिक आईसीएल है। इसमें हम एक एडिशन ये कर सकते हैं कि पेशेंट के पास दूसरा भी ऑप्शन है, जो कि फेकिक आईओएल का है, प्लेन फेकिक आईओएल और टोरिक फेकिक आईओएल। अगर पेशेंट की एज 45, 46 है या 40 है, 42 है और जिनको जल्दी कैटरेक्ट होने की संभावना है, तो हम पेशेंट को रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी का भी ऑप्शन देते हैं। मान लो हमारे पास 43 इयर्स का या 39 इयर्स का कोई पेशेंट आया, तो उसको हम इसमें से कोई भी प्रोसीजर करेंगे, चाहे लेसिक आई लेसिक या आईसीएल करेंगे, लेकिन उसको प्रेस बायोपिक ग्लासेस तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर ऐसा पेशेंट रेडी है और रेटिना सर्जन हमें अब क्लियरेंस देते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम सिनर्जी या टोरिक पैनोप्टिक्स लेंस डाल के उसको रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी का ऑप्शन हम दे सकते हैं। So these are the different options which are available at IQ for refractive surgery. That is the laser refractive surgery, ICL option, and refractive cataract surgery. अगर पेशेंट पीआरके के लिए है, तो पेशेंट को पीआरके के लिए क्या समझाना है? तो पीआरके इट इज अ फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टोमी, जिसमें सरफेस के ऊपर, कॉर्निया की सरफेस के ऊपर एब्रेजन होता है। तो उसमें अगर हम फ्लैप नहीं बनाते हैं, तो ये उसका एडवांटेज है कि इसमें फ्लैप बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। कभी भी पेशेंट को ऐसे नहीं समझाना है कि आपकी आंख में लेसिक नहीं हो सकता है, दैट इज वेयर वी आर प्रिफरिंग पीआरके। हमेशा पेशेंट को यही समझाना है कि पीआरके इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू एंड इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू, दैट इज वेयर वी आर एडवाइजिंग पीआरके सर्जरी। हमारे पास जो मशीन है उसमें ट्रांस पीआरके का भी ऑप्शन होता है, तो उसमें जो एपिथेलियम निकालते हैं ऊपर से, वो भी लेजर से निकल जाता है। तो पीआरके इज अ नो फ्लैप लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। इट इज एज गुड एज लेसिक, इट इज इक्वली गुड एज लेसिक। इसके भी जो रिजल्ट है वो बराबर लेसिक के जितने ही है, और उसके जो इंडिकेशंस है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। कभी कभी हमें ऑक्यूपेशन को देख के भी पीआरके एडवाइस करना पड़ता है। लो मायोप्स में पीआरके बेटर होता है। बहुत ही स्टीप कॉर्निया है, बहुत ही फ्लैट कॉर्निया है, बहुत ही थीन कॉर्निया है, तो उसमें हम पीआरके एडवाइस करते हैं। और स्पोर्ट्स में जिनकी कैरियर होती है उनको भी हम पीआरके एडवाइस करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थोड़ा लो रहता है और वो लोग अपने फ्लैप को नहीं संभाल सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी अगर लो रिफ्रैक्टिव एरर है तो हम उनमें पीआरके एडवाइस करते हैं। इसमें एक ही बात है कि थोड़ी सी हीलिंग होने में थोड़ा सा टाइम जाता है, पोस्ट ऑप केयर थोड़ी सी ज्यादा लेनी पड़ती है, मतलब कि 3 दिन तक पेशेंट को थोड़ी सी परेशानी होती है, एंड इट इज नॉट यूजफुल इन हाई मायोपिया। लेकिन ये 4th और 5th पॉइंट है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि सेफ्टी के सामने हम अगर
3 दिन के लिए केयर करनी है पेशेंट को, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज अबाउट PRK। अभी लेसिक के लिए आपको पेशेंट को बताना है, तो लेसिक इट इज अ लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमेलियोसिस। आई वांट कि हमारे यहाँ जितने भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है और जितने भी काउंसलर्स है, तो उनको लेसिक का फुल फॉर्म आना ही चाहिए। कभी भी पेशेंट कोई भी चीज के लिए पूछ सकता है, सिर्फ अपने संतोष के खातिर भी आपको पूछ सकता है कि भाई लेसिक का फुल फॉर्म क्या है। और अगर आप वही नहीं बता पाओगे तो इट विल क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन। लेजर एब्लेशन जो इसमें होता है लेसिक में, तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसीजर, जिसमें हम सबसे पहले कॉर्निया में स्ट्रोमा में फ्लैप बनाते हैं और उसके ऊपर हम लेजर देते हैं और वो फ्लैप हम वापस रख देते हैं। तो पेशेंट को इसमें कॉर्निया स्ट्रोमा वगैरह वर्ड समझ में नहीं आएंगे, तो सिंपली हम ऐसे बता सकते हैं कि अपनी जो कॉर्निया है उसकी 5 लेयर होती है, उसमें सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम उठा लेते हैं, लेजर देके वो लेयर को हम वापस अपनी जगह पे रख देते हैं और वो वहां पे चिपक जाती है। बराबर है। इसके एडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स वेरी शॉर्ट टर्म पोस्ट ऑप केयर और इसमें रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। इसके पॉइंट्स है कि इट इज डन वेरी फास्ट। लास्ट मोर देन 30 इयर्स से ये सक्सेसफुली हो रहा है, तो इट इज अ टाइम टेस्टेड प्रोसीजर। और सबसे ज्यादा होने वाली रिफ्रैक्टिव सर्जरी लेसिक का नाम होता है। इट इज वेरी कॉमनली डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपने पास वेरी ह्यूज डाटा है, इसके जो अच्छे रिजल्ट है उसका हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है। अराउंड 60 to 70 मिलियन आईज आर ट्रीटेड ईच ईयर। पूरे वर्ल्ड में देखने जाए तो 60 to 70 मिलियन लोग आईज पे लेसिक होता है। इट इज अ पेनलेस, नो इंजेक्शन, नो बैंडेज एंड ओनली आई ड्रॉप प्रोसीजर, डन ओनली इन 10 to 15 मिनट्स। उसके लिए एडमिशन जरूरी नहीं है, अपना काम जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं एंड इट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो ये जो जानकारी है वो हर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को, हर एक काउंसलर को मेरे हिसाब से सेंटर पे पता होना चाहिए। दिस इज वेरी स्मॉल ब्रीफ अबाउट लेसिक, आपको पेशेंट को बताना रहता है। अभी हम टाइप ऑफ लेसिक बताते हैं, तो उसमें हमें पहले बताना है कि एब्लेशन जो होता है वो सेकंड होता है। फर्स्टली वी आर मेकिंग द फ्लैप, तो हमेशा आपके पास ऐसी पिक्चर या वीडियो होनी चाहिए जिससे आप बता सको कि कॉर्निया के ऊपर का फ्लैप ऐसे हम उठाते हैं, सबसे ऊपर का लेयर, उसके ऊपर ऐसे लेजर पड़ता है और लेजर पड़ने के बाद ये फ्लैप को हम वापस अपनी जगह पे रख देते हैं। तो अभी ये जो फ्लैप बनाने का ऑप्शन है हमारे पास, तो फ्लैप हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम केरेटोम से बना सकते हैं और दूसरा हम लेजर से बना सकते हैं। तो केरेटोम से जो बनाते हैं उसको ब्लेड वाला लेसिक कहते हैं और जो लेजर से बनाते हैं उसको हम फेम्टोलेसिक या आई लेसिक कहते हैं। तो ये हो गया केरेटोम वाला लेसिक या आई लेसिक का दोनों का बेसिक डिफरेंस, कि इसमें क्या डिफरेंस है। दूसरा हो गया कि जो हम एब्लेशन देते हैं कॉर्निया के ऊपर, वो एब्लेशन में 2 तरीके के लेसिक होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड होता है और दूसरा कस्टमाइज होता है। तो यहाँ पे पेशेंट को आता है कि उसको कौन सा कराना चाहिए। तो ये जो स्लाइड है वो बता रही है कि अगर पेशेंट पूछे कि 2 में से कौन सा अच्छा या दोनों में फर्क कौन सा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में से और जुबान से पहले यही आना चाहिए कि कस्टमाइज इज ऑलवेज बेटर। व्हाई? बिकॉज इट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज। जो लेटेस्ट जो एब्लेशन होता है वो कस्टमाइज एब्लेशन ही होता है एंड इट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज इट गिव्स क्वालिटी ऑफ विजन। उसमें अपनी जो एंटीरियर सरफेस है, आगे की जो सपाटी है, उसका स्मूथनिंग होता है। तो आप बता सकते हो कि स्मूथनिंग की क्या जरूरत होती है। तो उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो अपने फिंगरप्रिंट का, कि जैसे अपनी 10 उंगली सेम रहती है लेकिन उसके ऊपर की हर एक की प्रिंटर की फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होती है। कोई भी 2 आदमी की फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती है। तो वैसे किसी भी कॉर्निया है उसकी आगे की जो सपाटी है वो सेम नहीं होती है। आप उनको पेंटाग्राम, टोपोग्राफी या सीरस या ऑब्स्केन की
मैप दिखा सकते हो कि कोई भी दो आंखों की या कोई भी दो पेशेंट की मैप सेम नहीं रहेगी। आंखें दिखती है सबकी एक सरल दिखती है, लेकिन उसके ऊपर छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती है, जैसे कि अपनी फिंगर पर है। दूसरा, आप मून के सरफेस का भी एग्जांपल दे सकते हो कि मून देखने में हमें राउंड दिखता है, पृथ्वी भी जो है अपनी अर्थ है वो भी बराबर आप लोग को गोल दिखती है, लेकिन माइन्यूटली देखने जाए तो उसके ऊपर भी इरेगुलरिटीज है। तो जब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों को अगर सर्जरी करानी है, बराबर है, तो अगर दोनों स्टैंडर्ड कराएंगे तो दोनों को अगर नंबर सेम होगा तो सेम पैटर्न में उसको लेजर मिलेगा। लेकिन अगर कस्टमाइज करानी है तो दोनों को सेम नंबर होगा, फिर भी दोनों को जो लेजर मिलेगा उसकी पैटर्न एंड अमाउंट दोनों अलग अलग होगी। तो ये आपको थोड़ा सा पेशेंट को डिटेल में समझाना पड़ेगा कि इफ स्टैंडर्ड लेसिक हम करें तो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, तो दोनों को अगर -4 नंबर है तो दोनों को सेम एब्लेशन, सेम पैटर्न एंड सेम अमाउंट लेजर मिलेगा टू करेक्ट दी सेम नंबर ऑफ मायोपिया। इसमें कुछ भी इरेगुलरिटीज या टोपोग्राफी या पेंटाग्राम का मैप जो है उसकी इरेगुलरिटीज का ध्यान नहीं रखा जाता है। मान लो मिस्टर ए को 4 नंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी कॉर्निया पे 4 नंबर है, वो कहीं पे 0.2 ज्यादा भी हो सकती है, कहीं पे 0.3 कम भी हो सकती है। तो जब हम स्टैंडर्ड करेंगे तो ये चीजें ध्यान में नहीं ली जाएगी, 4 नंबर पूरे कॉर्निया पे से उतर जाएगा। अगर हम कस्टमाइज लेसिक करेंगे और दोनों को सेम नंबर है, फिर भी दोनों को जो लेजर मिलेगा तो डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगी, डिफरेंट अमाउंट मिलेगी, डिफरेंट पैटर्न मिलेगी, और उसमें जो टिश्यू जो है वो भी लेस यूज होगी। वो कैसे होगी? तो कॉर्निया के जो पॉइंट पे 4.04 नंबर है वहां पे उतना लेजर गिरेगा, जहां पे 3.97 है वहां पे उतना लेजर गिरेगा। मतलब कि पहले पॉलिशिंग होगी, पूरी जो सरफेस है वो अच्छे से एक जैसी होगी और फिर नंबर उतरेगा। तो स्मूथनिंग ऑफ सरफेस होता है और फिर रिफ्रेक्टिव एरर कम होती है। तो इसमें कस्टमाइज में हमेशा विजन ज्यादा अच्छा रहता है, क्वालिटी ऑफ विजन अच्छी रहती है। तो ये था जो हम एब्लेट करते हैं, स्टैंडर्ड और कस्टमाइज दोनों में क्या फर्क है वो। अभी अगर हमें पेशेंट को आईलेसिक में फिर कन्वर्ट करना है, और वो पेशेंट के लिए चाहे आईलेसिक ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि जिनकी रिफ्रेक्टिव एरर हाई है या जो पेशेंट को कॉर्निया थीन है या कट टू कट कॉर्निया है, ज्यादा फ्लैप हम नहीं बना सकते 120 का कि ऐसा कुछ, उन लोगों के लिए ही आई लेसिक ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी पेशेंट जिसको लेसिक कराना है तो दैट पेशेंट आई लेसिक के लिए वो जा सकता है, क्योंकि आई लेसिक के जो एडवांटेजेस है वो अगर पेशेंट को सबसे पहले बताया जाए तो इट इज अप्रूव्ड बाय नासा। जो लोग नासा में काम करते हैं उन लोगों को अगर मायोपिक रिफ्रेक्टिव एरर है और उनको लेसिक करानी है तो वो कंपलसरी आई लेसिक होनी जरूरी है या तो फेम्टोलेसिक होनी जरूरी है, वरना वो लोग को एंट्री उधर नहीं मिलती है। सेकंड, इट इज ब्लेडलेस टेक्निक एंड टोटली डन बाय लेजर ओनली। जो फ्लैप भी बनाते हैं वो लेजर से बनता है। इट इज अ नॉन टच टेक्निक, इसमें हम कहीं पे भी पेशेंट को हाथ नहीं लगाते हैं, पेशेंट की आई को। तीसरा है, इट इज हैविंग वेरी एक्यूरेट मार्जिन एंड एक्यूरेट थिकनेस। तो इसके लिए हमें एग्जांपल्स देने हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि आई लेसिक जो है वो एक्यूरेट प्रोसीजर है। एक्यूरेट कैसे है? तो दोनों चीजें कि हमें उसकी जो मार्जिन है फ्लैप की, उसका कट बहुत ही एक्यूरेट मिलता है, और वो एक्यूरेसी के हिसाब से मार्जिन एक्यूरेट होने के कारण उसकी सेफ्टी ज्यादा होती है। तो उसमें हम हम पास पास जोड़ सकते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर कर लीजिए ब्लेड वाले फ्लैप में और लेजर कट वाले फ्लैप में होता है।
तो आप उसके लिए जो एक्यूरेसी जो समझानी है पेशेंट को आई लेसिक के लिए, तो वो आप ये एग्जांपल से समझा सकते हो। दूसरा हमें जो एडवांटेज बताना है पेशेंटों को आई लेसिक के लिए, तो वो ये बताना है कि इट इज वेरी सेफ, एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट एंड सेफेस्ट प्रोसीजर इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो क्यों सबसे ज्यादा सेफेस्ट है? तो इसकी जो मार्जिन्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो उसका अगर आप ड्रॉ करके एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि माइक्रोकेरेटम से हम जब कट करते हैं तो ये ऐसा थोड़ा वेवी लाइन बनता है, क्योंकि केरेटोम से जब कट करते हैं तब प्लेट जो होती है वो हमारे स्ट्रोमा में जब घूमती है तो थोड़ा सा माइक्रोन ऊपर नीचे होता है। तो जो केरेटोम से कट होता है वो थोड़ा सा वेवी बन सकता है, लेकिन जो इंट्रालेस से हम कट करते हैं तो उसमें ये जो मार्जिन्स है, जो कट हम दोनों बताते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और एंगल्ड होती है। तो हम जब वापस फ्लैप को रखते हैं तो वो फ्लैप का बेड के साथ का फिटिंग बहुत परफेक्ट होता है, और ये रीजन है कि आई लेसिक बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट है। अगर आप पेशेंट को ये नहीं समझा सको तो भी अगर आप कन्विंस होंगे कि आई लेसिक इज वेरी सेफ, व्हाई? क्योंकि इसकी जो मार्जिन्स होती है वो बहुत ही परफेक्टली एंगल्ड होती है, और उसका बेड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रेट सीधा होता है। तो फ्लैप जब वापस रखते हैं तो बिल्कुल अपनी जगह में बैठ जाता है। तो आप अगर कन्विंस होंगे तो कैसे भी आप पेशेंट को भी समझा सकेंगे कि व्हाई इट इज वेरी सेफ। तो आई लेसिक के जो एडवांटेजेस है, तो छोटे छोटे एडवांटेजेस तो मैंने आपको बताया कि वो नासा में अप्रूव्ड है, नॉन टच टेक्निक है, ब्लेडलेस टेक्निक है, लेकिन सबसे ज्यादा तीन बातें हैं कि इट इज हैविंग वेरी एक्यूरेट मेथड, दूसरा कि वो सेफ है, और तीसरा अगर हमें बताना है तो हम 100% बता सकते हैं कि जो लोगों को ड्राई आई ज्यादा रहती है, जो लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, जिनको कुछ हार्मोन की टैबलेट चल रही है, या जिनको चर्मस थोड़ा सा इरेगुलर होता है, तो उन लोगों के लिए ड्राई आई कम करने के लिए, जो कि लेसिक में, ब्लेड वाले लेसिक में कम से कम 2 से 4 महीने तक रहती है, तो आई लेसिक में ड्राई आई का प्रॉब्लम बिल्कुल कम हो जाता है। ड्राई आई वाले, आई लेसिक वाले पेशेंट अगर ड्राई आई की आप लोग करेंगे टेस्ट, थर्मल टेस्ट पोस्ट ऑपरेटिव अगर करते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जिन लोगों ने आई लेसिक करवाया है उन लोगों को ड्राई आई की ग्लेयर की कंप्लेंट बहुत ही कम रहती है इन कंपैरिजन टू ब्लेड वाला लेसिक। तो आई लेसिक के जो एडवांटेजेस है वो सब ये है, सेफेस्ट है, एक्यूरेट है, एंड इट इज नॉट इंड्यूसिंग ड्राई आई। तो जो भी पेशेंट है वो लोग बहुत आसानी से पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अपना काम कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ आई लेसिक ओवर सी लेसिक। मेरे हिसाब से यहाँ तक अपना जो आज का टॉपिक था आई लेसिक का, तो वो हमने देख लिया कि व्हाट आर द रिफ्रैक्टिव एरर्स, कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, डूज एंड डोंट्स देखे, कौन से स्टेप में हमें काउंसलिंग करना है, स्टैंडर्ड लेसिक क्या है, कस्टमाइज्ड लेसिक क्या है, आई लेसिक क्या है, सबके एडवांटेजेस, और उसके जो बेटर पॉइंट्स है वो अपनी उसके पहले वाली प्रोसीजर का, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अगर इसमें से कोई भी किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पेशेंट पूछते हैं और आप लोगों को तब सोचना पड़ता है, तो नाउ वी आर ओपन फॉर एनी डिस्कशन। आई थिंक आईसीएल की काउंसलिंग हम लोगों ने कर ली है, तो आज जरूरी नहीं है वो मेरे हिसाब से। ठीक है, thank you everyone for listening, and now for open discussion. सबसे पहले तो सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि अभी ना व्हाट्सएप Yes, पे ma'am. मैसेज घूमता है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज घूमता है कि एक आदमी स्क्रीन पे देखते बोलता रहता है एक ही रूम में और 1000 लोग सुनते हैं, ऐसा परसेप्शन लेके बोलता ही जाता है, तो उसको आजकल मीटिंग बोलते हैं, जूम मीटिंग बोलते हैं। तो अगर मैं अकेली बोलती रहूं और आप लोग सुनते नहीं हो तो ऐसा ही होगा।
कोई भी क्वेश्चन, किसी को भी कुछ कंफ्यूजन? अपने यहाँ सबसे ज्यादा आईलेसिक कहाँ पे होता है, कौन से सेंटर में होते हैं, कौन बताएगा? सबसे ज्यादा आईलेसिक कौन से रीजन में होते हैं, कौन से सेंटर पे होते हैं, लेसिक सेंटर पे? मैम गुजरात में। हाँ, मैम गुड इवनिंग, हिसार 1। हिसार 1, ओके। यस, सही बताया। सबसे ज्यादा हिसार 1 में होते हैं और सेकंड एनआरआर में होते हैं। और गुजरात में तो अभी हम शुरू करेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं कि गुजरात में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, काउंसलर्स है, वो कितने आईलेसिक बुक करते हैं और कितने कराते हैं। हेलो मैम, हाँ गुड इवनिंग। मुझे एक छोटा सा डाउट था हाँ कि आपने एक जगह बोला था फ्लैप्स को संभालना पड़ता है पेशेंट को हम्म इन द सेकंड केस, आईलेसिक के केस में। वो पार्ट पेशेंट को क्या करना पड़ता है फ्लैप का ध्यान रखने के लिए? नहीं, फ्लैप का ध्यान ऐसा नहीं। फ्लैप जो है, ये जो है सेफेस्ट, एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट और लेस ड्राई आई, ये हमें तभी पेशेंट को बताना है ज्यादा से ज्यादा कि जब पेशेंट ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया है। वरना क्या होगा कि पेशेंट सोचेगा कि वो चीज एक्यूरेट नहीं है, सीलेसिक ब्लेड वाला अगर कराएंगे तो सेफ नहीं है और उसमें मेरी ड्राई आई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीजें आपको बहुत ही टैक्टफुली बतानी है। और मैंने एक स्लाइड में बताया था कि जो पेशेंट फ्लैप को हैंडल नहीं कर सके, ऐसे होते हैं, उन लोगों में हम पीआर के करते हैं। तो ये रहा कि पेशेंट्स विथ लो आईक्यू नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ फ्लैप। तो कभी कभी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, अपनी खुद की केयर नहीं करते हैं, और हमें पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं फ्लैप के ऊपर चोट लगा सकते हैं या अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आइस को रब कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम पीआर के करते हैं। और ये जो पेशेंट्स होते हैं उनका काउंसलिंग बहुत ही स्पेशली हम टाइम लेके, 4 टाइम देके अकेले में करते हैं और उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि व्हाई वी आर चूजिंग पीआर के ओवर लेसिंग। आई थिंक आप ये पूछना चाहते थे। यस मैम, मैं समझ गई। हाँ, तो ऐसा ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ये करते हैं। मैंने लास्ट एक पेशेंट का किया था, जो है बहुत ही ज्यादा स्क्वीजर था और थोड़ा बहुत ज्यादा आईक्यू वाला था। तो मतलब जो धोनी जैसे लोग होते हैं ना, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक अ फ्लैप, वो अप्रोल हो जाती थी उसकी आईज। तो वो पेशेंट को हमने एनेस्थेशिया देके यानी कि सिडेशन देके फॉरसेप्स से दोनों साइड से कॉर्निया को पकड़ के उसमें हमने पीआर के करा। एंड दैट पेशेंट टुडे जस्ट अभी वो मेरे पास 1 वीक फॉलोअप में आके गया, तो ही इज वेरी हैप्पी। उसमें अगर हमने फ्लैप बनाया होता तो पता नहीं कि क्या होता, क्योंकि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वीजर, एकदम जीनियस धुनी, और मतलब आ, आ, क्या करता है वो पता नहीं है सामने बैठ के, और उसको नंबर उतारना ही था बस, कैसे भी करके स्पेक्टिकल्स की लाइफ चाहिए। तो कभी कभी ऐसे पेशेंट आपके पास लाइफ में आ जाते हैं, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये पेशेंट को लेसिक करने में हमारे फिंगर्स बर्न होने वाले हैं। तो वो पेशेंट के लिए आपको याद रखना, स्पोर्ट्स में ज्यादातर आपको याद रखना है कि जो लोग वो करते हैं ना, रेसलिंग वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको आंख के ऊपर लग जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती थैंक यू मैम। है। वेलकम। हेलो मैम, गुड हाँ, इवनिंग, सत्यप्रकाश शुक्ला, हिसार 1 से। हेलो। गुड इवनिंग मैम, सत्यप्रकाश शुक्ला, हिसार 1 से बात कर रहा हूँ। हाँ, सत्य प्रकाश। मैम, हमारे कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि स्माइली और कंट्यूरा सत्य और प्रकाश, एक ही मिनट, एक मिनट। हेलो हेलो, हमारो कॉल चाले चल रहा है। हाँ 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 हाँ, बोलिए सत्य प्रकाश।
मैम ऐसे कुछ पेशेंट आते हैं जो कि वो कंट्यूरा और स्माइली वो समझ के आते हैं और हमारे पास आते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आप क्यों कहते हैं कंट्यूरा बेस्ट है, फिर हम कहते हैं नहीं हमारे पास, तो उसमें हम कैसे पेशेंट को एक्सप्लेन करें और कैसे कन्वर्ट करें और कैसे बताएं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। हाँ, कॉन्ट्यूरा लेसिक जो पेशेंट बताते हैं ना, तो उसके लिए हमें पेशेंट को बहुत कॉन्फिडेंस से बताना है कि जब भी हम अपने शरीर के ऊपर या अपने संवेदनशील अंगों के ऊपर सर्जरी कराते हैं तो इट शुड ऑलवेज बी टाइम टेस्टेड। लेटेस्ट भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी हाई होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी टाइम टेस्टेड। अगर हम आपको फेम्टोलेसिक या सी लेसिक एडवाइस करते हैं तो हमारे पास बहुत सालों का रिकॉर्ड है। ओवर दी वर्ल्ड जो होता है उसका स्टडी हम करते हैं। हमारे खुद के सर्जन का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हमारे अपने पेशेंट है जिन लोगों ने 10 साल 12 साल पहले लेसिक कराया है और आज भी उनको अच्छा है। कॉन्ट्यूरा लेसिक जो है वो पूरे भारत में, मतलब कि पूरे इंडिया में 4 या 5 जगह पे है। कॉन्ट्यूरा लेसिक क्या करता है कि जो भी हम नंबर तय करते हैं या पेंटागन तय करता है वो नहीं लेता है अकाउंट में। कॉन्ट्यूरा लेसिक में पेशेंट की आंख जब मशीन के नीचे आती है तो मशीन जो उसका ऑप्टिकल स्टेटस गिनता है और जो नंबर निकालता है वो ही उतर जाता है। तो उसके बाद में ये परमानेंट रिजल्ट कितने साल तक रहता है उसका अभी तक कोई स्टडी नहीं है। मतलब कि आप ये बता सकते हो कि उसमें नंबर काउंट करने की जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग है। कोई भी दिमाग लगाए बिना मशीन अपने आप पेशेंट का रिफ्रैक्शन तय करता है और उसके 5 साल के बाद के रिजल्ट कैसे है, 10 साल के बाद के रिजल्ट कैसे है, वो अभी हमें नहीं पता है। दैट इज वाई वी आर नॉट प्रमोटिंग इट नाउ। हाँ, हमारे पास इतने रिजल्ट आ जाएंगे जब हम खुद कन्विंस होंगे तो हम भी वो करने लगेंगे, लेकिन हमें अपने पेशेंट को टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी देनी है। दैट इज वाई जो सबसे बेस्ट और टाइम टेस्टेड है वो हम आपको दे रहे हैं। तो आई थिंक कॉन्ट्यूरिया के लिए आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड, क्योंकि उसमें जो होता है मेरे को 1.150 डिग्री पे सिलेंडर है 3.5 का, लेकिन अगर मशीन ने 135 पे काउंट करके उतार दिया नंबर तो मुझे नहीं पता है कि मुझे कैसा विजन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उतने नंबर्स ही नहीं है कॉन्ट्यूरा विजन के। ऐसा कोई स्टडी भी मिला नहीं है अभी तक। तो ये हम पेशेंट को समझा सकते हैं कि उसमें जो रिफ्रैक्शन है, चश्मा का नंबर है, वो मशीन काउंट करता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट या डॉक्टर नहीं करते। तो वो अभी थोड़ा सा हमें और स्टडी करना पड़ेगा थोड़े टाइम तक, उसके बाद में हम ये दे सकेंगे। तो आई थिंक पेशेंट कहीं से भी पूछ के आया होगा वो कन्विंस हो जाएगा आपसे। तो दिस वाज अबाउट योर फर्स्ट क्वेरी। और सेकंड आपने पूछा था कि स्माइल सर्जरी का समझ के आता है। तो स्माइल सर्जरी और लेसिक ये दोनों में एक ही फर्क है कि लेसिक में हम फ्लैप बना के लेजर देते हैं और स्माइल में से पूरा अंदर से स्ट्रोमा में से स्पिक्यूल यानी कि पतला लेयर जैसा निकाल लेते हैं। बराबर है? तो आप को समझा सकते हो कि स्माइल सर्जरी में जो अंदर से लेयर निकालना होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, और वो निकालते वक्त अगर वहां पे कुछ भी ट्रोमा की कुछ भी तकलीफ हो जाए तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव विजन में तकलीफ रहती है। और जो ये स्माइल सर्जरी है वो भी बहुत कम जगह पे होती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट ज्यादा रहते हैं, चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। दैट इज वाई स्माइल से ज्यादा लेसिक सर्जरी होती है। बराबर? आप खुद भी समझ पाओगे कि अंदर से पूरा स्पिक्यूल निकालना है। हमको 90 माइक्रोन का फ्लैप जब हैंडल करना होता है तो भी केयरफुल रहना पड़ता है। तो अगर हमें उनमें से 36 माइक्रोन का या 42 माइक्रोन का स्पिक्यूल निकालना है तो वो निकालते निकालते कितनी जगह पे टेयर होगा, कितनी जगह पे आपका फ्लैप लगेगा, वो सब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्माइल को हम ऐसे समझा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। Am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो स्माइल इज अ वेरी ट्रिकी सर्जरी। रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं है, टेक्निक में भी फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि लेसिक में फ्लैप उठा के लेजर देके फ्लैप वापस रख देते हैं और उसमें स्ट्रोमा के बीच में से जाके एक पूरा लेयर निकाल देना पड़ता है, जो कि लेसिक में लेजर से हम पॉलिश करते हैं। तो ये आप पेशेंट को अच्छे से अगर प्रोसीजर समझाओगे
तो पेशेंट खुद ब खुद समझ जाएगा कि टेक्निकली बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन स्किल वाइज इट रिक्वायर्स वेरी 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 हायर स्किलफुल एंड उसके अंदर ट्रॉमा होने की या फिर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। सर्जन के आपकी नॉलेज के लिए कि सर्जन के लिए भी जो लर्निंग तो रहती है वो आईसीएल और लेसिक से ज्यादा स्माइल में होता है। 20-20 साल के एक्सपीरियंस सर्जन, लेसिक सर्जन भी अगर स्माइल करने जाए तो करीबन 5-6 से 6 बार बैठ के उठते हैं 6 पेशेंट में, तब जाके एक बार स्माइल कर सकते हैं। मुशीर जी और कुछ? अच्छा, आप दोनों का है? हम साथ ही हैं। नो मैम। आप वहाँ चले जाइए। किसी को भी कोई हो जाएगा। बीच में आप सामने खड़े हैं। हम जरा बैठे। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो दीपिका हम जो अपना मैम एक क्वेरी थी। हाँ ये लेजर कैसे नंबर पीक कर रहा होता है मैम? लेजर मारते टाइम वो नंबर करेक्शन का वो प्रोसेस क्या है? मतलब हम लेसिक में लेजर देते हैं, उसमें नंबर कैसे निकलता है ये पूछना चाहते हो ना? वो चेंज कैसे हो रहा है? हाँ हाँ, वो इस ऐसे होता है कि जो हमारा कॉर्निया है वो ज्यादा स्टीप होने की वजह से हमें मायोपिया होता है। एक तो कर्वेचर मायोपिया होता है, दूसरा जो हमारा होता है एक्सियल मायोपिया। लेकिन कोई भी मायोपिया है उसमें अगर हम कॉर्निया का स्टीपनेस अगर कम कर दे तो जो लाइट के रेज पड़ते हैं वो रेटिना के ऊपर फोकस होंगे। तो एम इज टू फ्लैटन द कॉर्निया। तो कॉर्निया को हमें ऐसे फ्लैट करना है, कॉर्निया को हमें ऐसे फ्लैट करना है कि जिससे उसकी ट्रांसपेरेंसी पे कोई असर ना पड़े। तो उसके लिए इन्वेंशन हुआ कि जो कोल्ड लेजर होता है एक्साइमर लेजर, वो एक्साइमर लेजर अगर हम कॉर्निया के ऊपर डालें तो उसकी ट्रांसपेरेंसी वैसी की वैसी रहती है, पेशेंट का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और उसका स्टिफनिंग कम हो जाता है। जो स्टिफ कॉर्निया होता है वो जितना हमें चाहिए उतना टारगेटेड जितना फ्लैट करना है उतना फ्लैट होता है ड्यू टू लेजर। तो उसकी स्टिफनिंग कम हो जाती है। कोई भी गोलाई वाली चीज है उसके ऊपर आप पॉलिश करते जाओगे तो उसकी स्टिफनेस कम होती जाएगी। तो वैसे ये माइक्रोन्स में ही करने का रहता है, तो उससे कॉर्निया की स्टिफनेस स्टैंडर्ड 6 मिलीमीटर में फ्लैट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो चश्मा से देख सकते हैं वो चश्मा के बिना देख पाते हैं। और वैक्सीन लगवाने के बाद और पतवा जाएगा, पहले कुछ नहीं हुआ, सीधी पतवा वैक्सीन जाएगा। उसको 2 दिन बाद पॉजिटिव हो गया। चेक कराने के लिए वो बस फीवर आया ना तो भयंकर आया समझ में? फीवर आया, एडमिट डाउन हुआ तो ऑटोमेटिक कोरोना पॉजिटिव आएगा। तो यस मैम समझ आ गया। चेक करवाया था वैसे। हेलो अगर फीवर क्वारंटाइन में थे। हेलो स्मेल आनी शुरू हुई थी। मैम आप मुझसे पूछ रहे थे ना? हाँ मैम गॉट इट, थैंक यू। Ma'am, shall I share the screen for ICL? या सर कहाँ है? The screen is visible. यस दीपिका। प्रवीण सर कहाँ है? प्रवीण सर So, this is the plan for ICL. जो मैंने आपको पहले बताया था। इस प्लान में हमने क्लस्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है कि क्लस्टर वाइज कौन से सेंटर हैं, किस सेंटर पे आपके ICL के लिए सर्जन अवेलेबल हैं और किस सेंटर्स पे अगर सर्जन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे विजिटिंग सर्जन आते हैं जिनसे आप ICL अपने पेशेंट को करवा सकते हैं। और कौन सा पेशेंट ट्रैवल कर सकता है किस सेंटर से किस सेंटर को, तो वो भी हमने बताया हुआ है जहाँ पे सर्जन अवेलेबल रहेंगे आपके पेशेंट का ICL करने के लिए। फर्स्ट हमने अलीगंज क्लस्टर लिया है। अलीगंज लखनऊ क्लस्टर में अलीगंज, कुंती नगर, आदित्यपुरम, लखनऊ के 3 सेंटर हैं और कानपुर के 2 सेंटर।
तो लखनऊ में हमारे यहाँ पे अलीगंज में डॉक्टर जो है वो डॉक्टर पीयूष हैं, राजाजीपुरम में डॉक्टर ऋषभ हैं एंड स्वरूप नगर में डॉक्टर विशाल हैं जो आईसीएल करते हैं। जूही कलान में जो ऑरेंज पार्क डॉक्टर हैं वो अभी आईसीएल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं वहाँ पे विजिटिंग सर्जन है डॉक्टर विशाल, वो आपके पेशेंट का आईसीएल कर सकते हैं, आप अपना पेशेंट का कन्वर्जन करवा सकते हैं। अगर डॉक्टर नहीं वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो पेशेंट कानपुर 2 से कानपुर 1 भी ट्रैवल कर सकता है। सेम फॉर द गोमती नगर से पेशेंट अलीगंज ट्रैवल कर सकता है फॉर आईसीयू। नेक्स्ट हमने हिसार क्लस्टर लिया। हिसार क्लस्टर में फॉर हेलो 4 बजे मीटिंग है भाई। Yes, Deepika, we can hear you. हिसार में हमारे हिसार 1 हिसार 2 सिरसा फतेहाबाद सेंटर है। हिसार 1 हिसार 2 में अभी सर्जन अवेलेबल नहीं है। विजिटिंग सर्जन के लिए वहाँ पे जाते हैं डॉक्टर गौरव सर, डॉक्टर अंकित सर, डॉक्टर सुवन सर। तो हिसार 1 हिसार 2 सेंटर में आपका आईसीएल के कन्वर्जन के लिए 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं। सिरसा और फतेहाबाद में ऑलरेडी डॉक्टर गौरव रहते हैं जो कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, तो सिरसा और फतेहाबाद के आईसीएल का पेशेंट्स डॉक्टर गौरव से आप करवा सकते हैं। देन फॉर द गुड़गांव क्लस्टर में फॉर एनआरआर सेंटर में डॉक्टर अजय हैं, डॉक्टर जैता हैं। मैक्स स्पेशलिटी में अगर आपको करवाना है तो डॉक्टर रिंकी हैं जो आईसीयू सर्जरी करती हैं। डीएलएफ में डॉक्टर सुवन हैं, डॉक्टर अजय हैं। एनएच1 में डॉक्टर अंकित हैं। देन रेवाड़ी में डॉक्टर जैता एंड डॉक्टर सुवन का विजिट रहता है, तो रेवाड़ी सेंटर में अगर आपको करवाना है यू कैन प्लान आपकी सर्जरी जब आपके सर्जन का विजिट रहता है। डॉक्टर जैता का जब विजिट रहेगा या डॉक्टर सुवन का विजिट रहेगा। सेम फॉर द झज्जर सेंटर में जब डॉक्टर अंकित सर का विजिट रहता है तो झज्जर कैन प्लान द आईसीयू सर्जरी। सोनीपत के लिए सेम है, फॉर अंकित सर विजिट यू कैन प्लान योर सर्जरी ऑफ आईसीयू पेशेंट जब डॉक्टर अंकित सर का विजिट हो। देन मैक्स पीपीजी सेंटर में डॉक्टर शिंदे सर इज अवेलेबल। फॉर मैक्स स्पेशलिटी सेंटर डॉक्टर रिंकी मैम इज अवेलेबल। तो मैक्स स्पेशलिटी में डॉक्टर रिंकी है, मैक्स पीपीजी में डॉक्टर शिंदे हैं। यूपी वेस्ट का अगर हम लें, यूपी वेस्ट में मुजफ्फरनगर में डॉक्टर अंकित सर की विजिट रहती है। सहारनपुर में और यमुनानगर में और रुड़की में अवेलेबल नहीं है। यूपी वेस्ट में अगर हम देखें तो रुड़की वाले सेंटर के पेशेंट के पास डॉक्टर माथुर सर का विजिट रहता है। डॉक्टर माथुर सर का जब विजिट रहे तब आप अपना आईसीयू का सर्जरी प्लान कर सकते हैं। सेम मुजफ्फरनगर में डॉक्टर अंकित सर का विजिट रहता है तो तब आप अपनी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। अगर आपका डेट अवेलेबल नहीं है और पेशेंट को सर्जरी करानी है आईसीयू की तो रुड़की से पेशेंट मुजफ्फरनगर भी जा सकता है। हेलो जय श्री राम। तो रुड़की से पेशेंट मुजफ्फरनगर ट्रैवल कर सकता है बिकॉज मुजफ्फरनगर में जो विजिटिंग सर्जन है वो डॉक्टर अंकित हैं। आप डेट एंड टाइम पूछ सकते हैं वहाँ के मैनेजर से। सेकेंड ऑप्शन है रुड़की से देहरादून भी पास है। देहरादून में डॉक्टर महेश माथुर सर है, आपका पेशेंट देहरादून भी सर ट्रैवल कर सकता है। सेम सहारनपुर सेंटर के लिए सहारनपुर सेंटर मैनेजर से डॉक्टर अंकित सर का विजिट पूछ सकते हैं। योर पेशेंट कैन ट्रैवल टू मुजफ्फरनगर और देहरादून भी पास में है सहारनपुर से, तो डॉक्टर महेश सर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। सेम फॉर द यमुनानगर सेंटर, आप मुजफ्फरनगर भी सेंटर पे भेज सकते हैं एंड डॉक्टर महेश सर के लिए देहरादून भी भेज सकते हैं। एंड इन देहरादून आपके पास आपके सर्जन हैं डॉक्टर महेश सर। फॉर रोहतक क्लस्टर, रोहतक में 3 सेंटर है हमारे, रोहतक, भिवानी एंड सोनीपत। रोहतक में डॉक्टर चिराक्षी मैम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। भिवानी और सोनीपत में आपके पास सर्जन अवेलेबल नहीं है। यू कैन प्लान योर सर्जरी डॉक्टर अंकित सर की विजिट पे
for Sonipat and for Bhiwani. Sonipat का already हो गया था. For Bhiwani center, Dr. Ankit sir के visit पे you can plan your ICL surgery. For Haldwani cluster में Dr. Manu sir will do the ICL surgery, and Almora पे if you have your patient ICL का आपका patient आप travel करवा सकते हैं हल्द्वानी. For गुजरात cluster, गुजरात में रानेर में डॉक्टर समीर सर हैं जो ICL सर्जरी आप करते हैं in-house डॉक्टर, and डॉक्टर श्रुति मैम का भी विजिट करता है. You can plan your patient for Kriti मैम also. गुजना में कृति मैम है in-house. पाले पॉइंट में डॉक्टर हेतल मैम है. विजन प्लस में अगर आपके पास पेशेंट है बेसिक रिजेक्ट हो जाता है या पेशेंट का हाई पावर है, आप अपना पेशेंट बड़ौदा में ट्रैवल करा सकते हैं और डॉक्टर सेजल मैम बड़ौदा में डॉक्टर सेजल मैम है अवेलेबल. और भरूच सेंटर में डॉक्टर समीर विल बी देयर इन ICL सर्जरी. सो दिस इज द प्लान क्लस्टर वाइज. आपके सेंटर में आपके कौन से डॉक्टर से आप इन हाउस ICL कन्वर्जन करवा सकते हैं अपने पेशेंट का. विजिटिंग सर्जन कौन है जिनसे आप ICL का कन्वर्जन करवा सकते हैं अपने पेशेंट का. अगर पेशेंट को जल्दी है, डेट अवेलेबल नहीं है या पेशेंट ट्रैवल कर सकता है आपका, तो आप पेशेंट दूसरे सेंटर पे भी ट्रैवल करवा सकते हैं जहाँ पे आपके ICL सर्जन अवेलेबल रहेंगे. तो दिस इज द प्लान फॉर ICL conversion and ICL surgeon availability for all over IQ. Very nicely explained, Deepika. So सभी ऑप्टोमेट्रिस्ट और काउंसलिंग को मैं बताना चाहूँगी कि अभी कहीं पे भी कोई भी जगह पे ऐसा नहीं है कि आप लोग ICL सर्जरी प्लान नहीं कर सकते हैं. अगर पेशेंट को हम ब्रेसिंग के लिए ट्रैवल करा सकते हैं, ब्रेसिंग के लिए आईयूजिंग के लिए, तो ICL के लिए हम अपने जो विजिटिंग सर्जन है, इन-हाउस सर्जन है और वो भी अवेलेबल नहीं है, डेट क्लैश हो रही है, तो पेशेंट को आप ट्रैवल करा करके ICL करा सकते हैं. ICL में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जरूरी दो ही चीज़ है कि एक तो HPID होम्योस्कोपी और पेशेंट की एक्वियस डेप्थ. तो एक्वियस डेप्थ आप लोग ए स्कैन करते हो, इमर्जन ए स्कैन, उसमें से अगर पेंटीमेट्री निकाल दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. या अगर आपके पास ए स्कैन पेटा कैन हॉट स्कैन है तो उसमें भी पता चल जाएगा. और HPID आप कैलिपर के हिसाब से मेजर कर सकते हो. अगर कोई भी पेशेंट में आपको ऐसा लगे कि ये पेशेंट ICL में इंटरेस्टेड है या ये पेशेंट को हम ICL एडवाइस कर सकते हैं, तो वो पेशेंट के रिपोर्ट लेके आप आपके जो टारगेटेड सर्जन हैं, जो भी इन हाउस है या विजिटिंग सर्जन है, उन लोगों को आप रिपोर्ट भेज सकते हो. अगर वो डॉक्टर उसको सजेस्ट करे कि हाँ इसका वर्कअप कर सकते हैं, तो पेशेंट का टेली काउंसलिंग करा सकते हो. और टेली काउंसलिंग कराने के बाद में आप आगे बढ़ के ICL सर्जरी करा सकते हो. ICL करने के लिए ना ही कोई अलग से मशीन या ना ही कोई अलग से ओटी चाहिए. हम अपनी कैटरेक्ट ओटी में ही ICL सर्जरी कर सकते हैं. आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपको हमें बताना है. लेकिन इस हिसाब से अगर हम ICL शुरू करेंगे तो ईच एंड एवरी सेंटर में ICL सर्जरी शुरू हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है. और इस तरीके से आप अपने आप को दूसरे सेंटर से डिफ्रेंशिएट करा सकते हो. और एज एन ऑप्टोमोलॉजिस्ट तो आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करा सकते हो कि दूसरे ऑप्टोमेट्रिस्ट से आप ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करते हो. तो आई होप कि अब के बाद जब हम नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ICL के लिए, तो हर एक सेंटर के पास कोई ना कोई क्वेरी होगी या कोई ना कोई सर्जरी डन हो गई होगी ICL. किसी को भी कोई तकलीफ है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिए. अगर कोई क्वेश्चन तो आई थिंक गुड इवनिंग मैम. फॉर एनी सजेशंस. यस, गुड इवनिंग मैम. मैं जयप्रकाश बात कर रहा हूँ यमुनानगर से. मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई एक स्लाइड ऐसी बना दो कि डिजिटल कैलिबर से
सारे मतलब वीडियो बनी हो कि कैसे हम पेशेंट का मेजर करते हैं, कहाँ से नापते हैं, ताकि आगे जितने ओपन हैं इन सबको पता चल जाए कि हम कैसे देखते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं HPID। ओके, वेरी नाइस सजेशन। आई विल प्रिपेयर कि सिंपल सेटअप में हम ICL का वर्कअप कैसे कर सकते हैं, यानी कि HPID कैसे मेजर कर सकते हैं। दैट आई विल प्रिपेयर एंड आई विल प्रेजेंट दिस वे। थैंक यू। और ओके, तो आज का कॉल हम कंक्लूड करें। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग एंड मैं चाहूँगी कि